जय श्री राम साथियों, मैं सुनील जहांगीर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हर रोज की भांति दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर हम 7:15 बजे आपके लिए लेकर हाजिर हो जाते हैं। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हम मॉडल टेस्ट पेपर को लेके आए हैं और उसमें कवर कर रहे हैं मैथ के पार्ट को। तो पेन और कॉपी आप अपने साथ लेके बैठे और साथ साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करें। शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। यदि इन भिन्नों 7/8, 4/5, 8/14, 3/5 और 5/6 को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो श्रृंखला में अंतिम कौन सा होगा। तो हमारे से श्रृंखला में अंतिम पूछा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अवरोही और आरोही क्या होता है। एक नाम आता है अवरोही, एक का नाम आता है फ्रेंड्स आरोही। दो नाम आते हैं हमारे पास। अवरोही में आप चेक करेंगे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 और आरोही में 1 2 3। तो ज्यादा किस में है, आप कहेंगे अवरोही में। तो ये होता है बड़े से छोटा, यानी बड़ा कौन सा है, अवरोही। तो ये इसको लिखते हैं पहले बड़ा फिर छोटा, बड़े से छोटा लिखते हैं। और आरोही में क्या लिखेंगे, ये छोटे अंक है, इसमें कम है तो छोटे से बड़ा। क्या लिखेंगे इसको, छोटे से बड़ा लिखेंगे। ये इन दोनों में अंतर होता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से याद रखें। अन्यथा आपको एग्जाम में कंफ्यूज होता है कि अवरोही में छोटे से बड़ा होता है या आरोही में छोटे से बड़ा होता है। इस तरीके से आप इसे याद रखते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न होती कैसे। तो आप फ्रेंड्स जब भी ऐसे बड़ी और छोटी भिन्न निकालें तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं 7/8। इन दोनों का अंतर करो अंश और हर का। अंश और हर का अंतर किया तो 7 और 8 में अंतर है 1 का। जो अंतर है उसका भाग दो अंश में, यानी ऊपर वाली संख्या में, और लिख दीजिए। 7 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7। ये पहले संख्या के लिए हुआ। दूसरी में भी अंतर कितने का है, 1 का, और 1 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 4। अब यहां देखेंगे 8 और 14 में अंतर कितने का है, 6 का। तो हम 8 में 6 का भाग देंगे। देखो 2 3 6, 2 चौक 8। 4 में 3 का भाग देंगे तो 1.33 आएगा। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का। तो हम अंश है 2 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.5। और लास्ट वाले में संख्या हम देखेंगे अंतर कितने का है, 1 का। तो 5 में हम 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। अब आपको जो ये संख्या दी है उसको क्रम में लिख लीजिए। अवरोही पूछा है तो अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा आ रहा है, 7। आप देख रहे होंगे 7 सबसे बड़ा अंक आ रहा है। तो यह 7 की वैल्यू वाला कौन सा है, 7/8। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर अब एक बात और देख लीजिए, ग्रेटर देन और लेस देन। तो आपको ये देखना है जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है मुंह बंद वाले तरीके से। ये देखिए आपके पास इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये बड़ा है किससे, दूसरा अंक बड़ा कौन सा इसमें, 5। तो 5/6 से। फिर उससे छोटा कौन सा है, 4। तो 4 वाला कौन सा है, 4/5। फिर उससे छोटा कौन सा है, 1.3 और 1.5 में 1.5। तो ये कौन सा आ गया, 3/5। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8/14। ठीक है फ्रेंड्स। अब से आपसे पूछ रहा है श्रृंखला में अंतिम कौन है। तो श्रृंखला में अंतिम कौन है, यहाँ 8/14। तो 8/14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गए और आपका ये डाउट था, ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको वर्गमूल पूछा है, पॉइंट दिए गए हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले पॉइंटों को गिन लीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3। इधर पॉइंट के बाद कितने हैं, 3। इधर पॉइंट के बाद 3 और यहाँ पॉइंट के बाद 2। देखिए 3 और 3 6, 3 9 और 2 11। तो 11 पॉइंट ऊपर है और नीचे कितने पॉइंट है ये भी गिन लेते हैं।
3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 ही नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर भी उतने पॉइंट है जितने नीचे पॉइंट है, तो आप पॉइंटों को भूल जाए, केवल संख्या लिखो। तो 9, फिर क्या बच गया 32, फिर क्या बच रहा है 16, फिर क्या बच रहा है फ्रेंड्स 9, और फिर बच रहा है नीचे 2, 8 और 2। देखिए 8 दूनी 16 होते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग 32 में देंगे कितना आएगा 16, तो 9 और 9 का अंडर रूट क्या आएगा 9, और 16 का अंडर रूट क्या आएगा 4। देखो 2 9 है तो अंडर रूट में एक 9 बाहर आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो आपके पास जो संख्या आई 9 चौक 36 हमारा क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फ्रेंड्स आशा करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो जो चल रही है, क्लासेस चल रही है, वो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें और इसका लिंक दोस्तों के बीच शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां आपके पास दिया है ये घातांक करनी चैप्टर से, तो आपको यहां दिया है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अनंत तक दिया है, ये डैश डैश है अनंत तक। इसका अर्थ है ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम, जो ये संख्या दी है अंदर 6 9 जो भी संख्या दे उसके ऐसे 2 टुकड़े करो जिनके बीच में एक का अंतर हो। तो 6 का अर्थ होता है 3 गुणा 2, एक का अंतर इन दोनों के बीच में। तो अब यदि यहाँ प्लस हो तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से वही आंसर होगी, यदि माइनस होता तो छोटी संख्या हमारा आंसर होती। यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या क्या है 3, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 9, तो यहाँ देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 9 बराबर है 13 बटे 3। अंडर रूट हटाएंगे तो बराबर वाले पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटे 9, तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, इस पे हो जाएगा स्क्वायर, तो 13 बटे 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सरल भी बदलेंगे तो 9 1 कम 9, 9 और एक्स, तो 9 प्लस एक्स बटे में कितना है 9 बराबर 13 का स्क्वायर 169 बटे 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 पक्षांतरण होकर 169 की तरफ जाएगा, तो 169 माइनस 9 तो बराबर आ जाएगा 160, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार कमेंट में आप जय श्री राम लिख के भेजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ 12वीं पारी में रन बनाने की बात करा, तो इससे पहले वाली पारी कौन सी होगी 11वीं। जिसमें रन बनाता है उससे पहले वाली पारी लेते हैं, और जिसमें रन बनाया जाता है वो। उसको हल करने का तरीका आप देखिए, यहाँ रन लिखेंगे प्लस माइनस, जो यानी कि बढ़ी हुई दर है वो लिख देंगे, यदि बढ़ा है तो माइनस और घटा है तो प्लस, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ बढ़ा औसत में बढ़त या कमी, और गुणा कर देंगे। यदि 12वीं पारी पूछ रहा है तो हम किससे गुणा कर देंगे 11वीं पारी से, और 11वीं पारी पूछे तो 12वीं पारी से। क्या रनों की संख्या कितनी है 63, रनों में क्या हो रही है वृद्धि, तो हम क्या लगाएंगे माइनस। बढ़त कितने की है 2 की, और 12वीं पारी का पूछा तो हम किससे गुणा कर देंगे 11 से, तो 63 माइनस 11 दूना 22, तो यहाँ 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया, कितना बच गया 4, तो 41 रन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। यदि आपसे पूछता है 11वीं पारी में यानी प्रारंभ में 12वीं पारी खेलने से पहले औसत कितना था, तो यहाँ 11वीं पारी में कितना हो जाएंगे, रनों की संख्या कितनी है 63 माइनस यहाँ बढ़त कितने की है 2 की, तो 11वीं पूछा तो किससे गुणा कर देंगे 12वीं से जिसमें रन बनाए गए। 63 माइनस 12 दूना 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, और 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3, ये 11वीं पारी क्या रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक संख्या के 58% और उसके 39% के बीच का अंतर 247। अंतर कितना दिया है? 247। किसी संख्या का 58% तो वह संख्या कितनी है? 100%। 100% का 58% दिया आपको, एक दिया 39%। दोनों का अंतर कितना हुआ फ्रेंड्स? 19%। तो 19% अंतर है, तो अंतर में हम किसका भाग देंगे? अंतर का। यहाँ भी अंतर दिया 247 और एक इसकी वैल्यू है 19% की, तो हम 19 का भाग देंगे और गुणा उससे करेंगे जो पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि उस संख्या का 62% क्या होगा, तो 62% यानी 62/100। अब आप इसे हल कीजिए। सबसे पहले इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 62% पूछ रहा है तो 62 से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। 62 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 19 एकम 19, बच गए कितने हैं अपने पास? 5। 19 3 57। अब 62 को जब 13 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 13 दूना 26, 2 13 6 78 और 2 80, तो 806। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कुल 336 अंक प्राप्त करना जरूरी है, यानी कि जो प्राप्तांक है क्या है फ्रेंड्स? प्राप्तांक वो कितने आवश्यक है? 336 लेना। पर लेकिन एक छात्र जिसे 35% अंक मिले और वह 42 अंकों से फेल हो गया। अब ये 42 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब तो उसने 336 अंक नहीं लिए। कितने कम लिए? 42, जब तो फेल हो गया। यदि वो 336 ले लेता अंक तो क्या हो जाता? पास। तो 336 में से 42 घटेंगे तो उसने प्राप्त कितने किए? प्राप्त अंक उसके कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ 13 में से 4 गए, कितने बच गए? 9 और 2, 294 अंक उसने प्राप्त किए। और प्राप्त की वैल्यू कितनी है उसकी? 35%, यानी 294 प्राप्त किए। प्राप्तांक क्या कितना है इसका? 35, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा में वो जो पूछा जाए। पूछा क्या? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने % होंगे? 100। हम 100 से गुणा कर देंगे। अधिकतम अंक की जगह फ्रेंड्स ये लिख सकता है पूर्णांक। पूर्णांक पूछे तब भी यही आंसर होगा, क्योंकि अधिकतम अंक या पूर्णांक का अर्थ एक ही होता है। 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। 42 को हम गुणा करेंगे 20 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 4 और 8, 840, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप कमेंट में लिख नहीं रहे कि आपके इसके आंसर क्या हो रहे। आप खुद से सोल्व करें और बताएं कि A B C D जो भी है वो आप बताते जाएं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सूची 14% प्रति वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 8 वर्ष के लिए 24,000 रुपए की राशि जमा करती है। 8 वर्ष के अंत में सूची को कुल कितनी राशि मिलेगी? तो फ्रेंड्स मूलधन होता है वो कितना % होता है? 100%। ब्याज बात करें SI की तो 1 वर्ष के 14 रुपए हैं। 14% प्रति वार्षिक का अर्थ है 1 वर्ष के 14 रुपए। तो 8 वर्ष की कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 112 रुपए। कितने हो जाएंगे? 14 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 112। देखिए 14 गुणा 8, 8 चौक 32, 3 8 और 3 11, 112। अब हमारे पास मिश्र धन की बात करें तो 100 उधार लिए, 112 ब्याज हो गया, तो 212 क्या हो गया? मिश्र धन। अब जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग हमारे को दिया है राशि, यानी मूलधन दिया है 24,000। 24,000 मूलधन में मूलधन का भाग देंगे तो कितने का भाग देंगे? 100 का। पूछा क्या है? कितनी राशि मिलेगी? लास्ट में कितनी राशि हो जाएगी? 212। हम 212 से गुणा कर दिया, 2 0 से 2 0, और 240 को हम गुणा करेंगे 212 से। तो कैसे लिखेंगे? 0, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, 4 हासिल, 24 कम 24, 24 और 4 28 हासिल 2, और 24 दूना 48 और 2 50, 50,840, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु की लागत कीमत याद कीजिए। तो फ्रेंड्स जब सीपी पूछे तो यहाँ जो आपको दिया हुआ कि उतना ही लाभ जितनी उसकी हानि है, ऐसा वर्ड आपके पास आए फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ना है, यानी 1754 जो दोनों एसपी हैं उन दोनों को जोड़ना और 2 का भाग देना होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 1754 और 1492 जोड़ेंगे तो 6, 14 का चौका हासिल 1 और 11 और 1 12 हासिल 1, 2 और 1 3, 3246। अब इसमें हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे, 1623 रुपए हमारे पास क्या आ गया इसका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि वह इस पर 6% छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपए कम मिलते। देखिए अंकित मूल्य यानी एमआरपी पे छूट दी जाती है, छूट दी 5% की और एमआरपी कितना परसेंट होगा, 100 में से 5% की छूट तो बेचेगा कितने में, 95 में। फिर कह रहा है ये 6% की छूट देगा तो बेचेगा कितना में से, 100 में से 6% की छूट देगा तो 94। अंतर कितना है इसका, 1, तो 1 रुपए का कम लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ अंतर कितने का है, 15। तो लाभ में लाभ का भाग गुणा उससे करेंगे जो पूछा है क्या इसने, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना परसेंट है, 100, हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास फ्रेंड्स आंसर, 1500 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। यहां दिया है आय का अनुपात, ए और बी की आय है 9:7 और व्यय दिया यानी खर्च दिया उसका कितना, 4:3 और बचत की बात करें तो उसने बचत की है 200 रुपए प्रत्येक ने। अब इस तरीके से आपके पास आए तो आप प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, यानी फर्स्ट 2 को गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा जिसे वज्र गुणा कहते हैं। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 27 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ गया, 28। अब लास्ट वाले दोनों को वज्र गुणा करेंगे तो 200 को 4 से गुणा करेंगे तो 800 और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600। अंतर यहाँ कितना आ रहा है इन दोनों का, जहाँ 800 और 600 का अंतर कितना है फ्रेंड्स, 200 का, और 27 और 28 का अंतर कितने का है, 1 का। तो अंतर में अंतर का भाग गुणा करेंगे जो पूछा है। उनकी आय का योग क्या है, तो आय कितनी थी, 9 और 7 16 को गुणा कर देंगे क्योंकि योग पूछा है तो हम योग कर देंगे। 16 दूना 3200 रुपए उनकी आय का क्या हो गया, योग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे फ्रेंड्स। एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। अगर जो आप हर रोज प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हैं तो आपको ये पता है कि ये हर रोज के क्वेश्चन आते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि M का अर्थ होता है आदमियों की संख्या, D का अर्थ है दिनों की संख्या, और H का अर्थ है घंटों की संख्या, और W1 है जो क्या है, कार्य। इस तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है X पुरुषों की, यानी पहले आदमियों की संख्या X, पता नहीं कितनी थी ये नहीं दिया। तो 30 दिनों में दिनों की संख्या कितनी है, 30 कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाते हैं, पुरुष कितने 6, पहले X तब 6 और आ जाएंगे तो X प्लस 6 हो गई, और दिनों की संख्या कितनी लगती है, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाते। कितने दिन में काम समाप्त हो रहा था, 30 दिन में। 10 दिन पहले होगा तो कितने दिन लगे, 20 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0, 3 को जब X से गुणा किया तो कितना आया, 3X, और 2 को इस X से गुणा करो तो क्या आएगा, 2X प्लस है, प्लस 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12। ये बीजांक की तरफ जाएगा,
तो 3x की तरफ 2x जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x और 2x का अंतर कितना आ गया, x बराबर कितना बच रहा है 12। तो प्रारंभ में उसके पास कितने आदमी थे, 12, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह अगले 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अंतिम 25 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करती है। कार की औसत गति क्या है। तो फ्रेंड्स, औसत गति जब निकालते तो हम पहले इनकी चाल लिखते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ हम 10, 25 और 15 का भाग दे तो किस संख्या में जाएगा, हम कहेंगे यहाँ 750 में भाग चला जाएगा आसानी से। 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, यहाँ देखो 75 में भाग नहीं जा रहा तो हम यहाँ लिख देंगे 750। 15 भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, 50 बार। लेकिन यहाँ सॉरी, इस प्रश्न में हमारे को दूरी दी हुई है तो हम इस तरीके से इसको मानेंगे नहीं। दूरी इसकी दी है कितनी, 45, पहले वाले की दी है 45 किलोमीटर की और दूसरे वाले की दी है कितनी, 50 किलोमीटर की और तीसरे वाले की दी है 25। जब दूरी दी है तो हमारे को लघुत्तम लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और भी इजी कर दिया हमारे लिए। तो 15 का भाग 45 में देंगे कितनी बार जा रहा है, 3 बार और 25 का भाग 50 में देंगे कितने आएंगे, 2 बार। तो ये क्या आ रहा है, समय हमारे पास, ये क्या है दूरी और ये क्या हमारे पास चाल। तो दूरी में जब हम चाल का भाग देते हैं तो समय आता है। देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना समय लगेगा, 3 घंटे। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितने समय लगेगा, 2 घंटे। और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फ्रेंड्स कितना आएगा, 2.5। 10 का भाग 25 में जाएगा। अब हमारे पास टोटल समय कितना आया, 5 और 2 7, 7.5 घंटे। और कुल दूरी कितनी आई, 45 और 50 95, 95 और 25 120 किलोमीटर। औसत चाल बराबर है, यानी औसत गति बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कुल दूरी बटा कुल समय। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है जो आप याद रख सकते हैं। तो कुल दूरी है 120 किलोमीटर और कुल समय कितना है, 7.5। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 हो जाएगी तो 25 75, 25 चौक 100 और फिर देंगे 25 8 200। कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 25 8 200। फिर हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ भाग जाएगा 3 एकम 3 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास क्या आ गई, इसकी औसत चाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। और एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं फ्रेंड्स, जब भी किसी आकृति को दूसरी आकृति में ढाला जाता है तो उन दोनों का परिमाप समान होता है, ये आप याद रखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल 121 तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप और बराबर होता है, यानी वृत्त का परिमाप। यहाँ इसका परिमाप का अर्थ क्या है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि एक आकृति से हम दूसरी आकृति में ढाल रहे हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा। ठीक है फ्रेंड्स,
और वर्त की परिधि हो जाएगी 2πr। या 4 गुणा भुजा दे रखी है 11 बराबर 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा r हमारे से पूछ रहा है। देखिए 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर। 7 बच गया हमारे पास, तो r की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसी वर्ग के आंतरिक तथा बाह्य वर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ये वर्ग है, इस वर्ग के आंतरिक वर्त इस तरीके से अंदर जो वर्त बन रहा है उसकी बात कर रहा है, अंदर जो वर्त बन रहा है उसकी। और ये वर्त की जो त्रिज्या होगी यानी व्यास होगा, ये व्यास होगा वो क्या होगा इस भुजा के बराबर। व्यास जब भुजा के बराबर होगा तो वर्त की त्रिज्या क्या हो जाती है व्यास की आधी, या भुजा की क्या हो जाएगी आधी। तो आंतरिक वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स भुजा बटा 2, ठीक है। और बाह्य वर्त की बात करें तो बाह्य वर्त कैसे बनेगा, इस तरीके से वर्ग है और वर्ग का बाह्य वर्त इस तरीके से इन रेखाओं को काटते हुए जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक की जो रेखा होगी ये इस वर्त का क्या होगी व्यास, और ये क्या है वर्ग का विकिरण। तो वर्ग का विकिरण बराबर होता है फ्रेंड्स क्या √2 गुणा भुजा, और आपको पता है इस विकिरण का आधा क्या होगी त्रिज्या। तो बाहरी वर्त है, जो बाहरी वर्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी फ्रेंड्स, उसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो इस विकिरण का आधा, और विकिरण क्या होता है √2 गुणा भुजा, और इसका क्या करना है आधा। ये हमारे से पूछा है प्रश्न। अब इनका अनुपात पूछा है तो देखो सबसे पहले नाम हमारा आंतरिक का, तो आंतरिक की त्रिज्या कितनी हो गई भुजा बटे 2, और बाह्य की त्रिज्या कितनी हो गई √2 गुणा भुजा बटे 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, भुजा से भुजा कैंसिल, इधर क्या बच गया 1, आप क्या जाएगा 1 अनुपात √2। तो यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अंत में एक बार जय श्री राम लिख के, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच चैनल का लिंक शेयर कर दें, साथ में वीडियो का लिंक भी डाल दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप HTC क्लासेस का जो ऐप है उसका लिंक दिया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करें और कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चनों का मॉक लगा सकते हैं। कुछ दिन बाद हम अभी मैथ और रीजनिंग सहित कंप्यूटर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, जय श्री राम।